नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर और प्रेरणादायक भाषण पर बात करने वाले हैं, स्टीव जॉब्स का कनेक्टिंग द डॉट्स। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक भाषण ही नहीं है, ये महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा की अंग्रेजी किताब का चैप्टर 2.3 भी है। सही कहा। तो आज हम इसके जो मुख्य हिस्से हैं उन पर बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और हाँ, खासकर परीक्षा के नजरिए से। हाँ, ये जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास इस भाषण के जो मुख्य अंश हैं वो सीधे टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं। इसमें जॉब्स अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाते हैं। सुनने में बड़ी सीधी लगती हैं, पर उनमें ना गहरे सबक छिपे हैं। बिल्कुल, बहुत गहरे। तो हमारा मकसद यही है कि इन कहानियों के पीछे जो मैसेज है उसको थोड़ा खोलें, उसके मतलब को समझें और हाँ, एसएससी बोर्ड परीक्षा के लिए कौन से पॉइंट्स ज्यादा जरूरी हैं उनको हाईलाइट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। स्टीव जॉब्स 1955-2011 जैसा हम सब जानते ही हैं, एप्पल इंक के सह संस्थापक थे, एक कमाल के उद्यमी और आविष्कारक। और ये भाषण उन्होंने 2005 में दिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में। हाँ, कमेंसमेंट स्पीच जिसे कहते हैं। हाँ, कमेंसमेंट स्पीच। और उन्होंने इसे बड़े अच्छे से 3 हिस्सों में बांटा, 3 कहानियां जो उनके अपने जीवन के अनुभव, उतार चढ़ाव और सीख को दिखाती हैं। तो पहली कहानी का नाम ही है कनेक्टिंग द डॉट्स। ये शुरू होती है जॉब्स के कॉलेज छोड़ने के एक अजीब से फैसले से। उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन तो लिया। हाँ, पर ट्रिक नहीं। हाँ, सिर्फ 6 महीने बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अगले 18 महीने तक वहीं कैंपस में रहे और अपनी पसंद की कुछ क्लास लेते रहे, मतलब ड्रॉप इन करते रहे। हाँ, और इसका कारण भी उन्होंने बताया। उन्हें लग रहा था कि ये कॉलेज की पढ़ाई बहुत महंगी है और उसमें उन्हें कोई खास वैल्यू नजर नहीं आ रही थी। सही। पता नहीं था कि करना क्या है लाइफ में, और पेरेंट्स की सारी सेविंग्स उस पढ़ाई पर जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना कदम था उनके लिए उस वक्त। हाँ, और हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। बता रहे थे कि हॉस्टल का कमरा तो था नहीं, तो दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोना पड़ता था। सोचिए जरा। और खाने के लिए कोक की खाली बोतलें वापस करके 5-5 सेंट कमाते थे। हाँ, ताकि कुछ खाने को मिल जाए। और हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि हफ्ते में एक बार ढंग का अच्छा खाना मिल सके। सुनने में ही काफी मुश्किल लगता है वो दौर। यकीनन मुश्किल था, लेकिन यहीं पर कहानी का पहला, आप कह सकते हैं, अहम मोड़ आता है। जॉब्स कहते हैं कि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो कॉलेज छोड़ना शायद उनके सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो जरूरी वाली पढ़ाई छोड़ी, वो फ्री हो गए अपनी मर्जी की चीजें सीखने के लिए, अपनी जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन के पीछे जाने के लिए। और यही चीजें वो कहते हैं बाद में प्राइसलेस साबित हुई, मतलब अमूल्य। इसका वो एक उदाहरण भी देते ना, कैलीग्राफी क्लास वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल। रीड कॉलेज उस टाइम शायद अमेरिका में बेस्ट कैलीग्राफी सिखाता था। तो जॉब्स हालांकि अब फॉर्मल स्टूडेंट नहीं थे, उन्होंने शौक में ये क्लास करनी शुरू कर दी। अच्छा। वहां उन्होंने सीखा सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में, अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस कैसे देना है, मतलब सुंदर टाइपोग्राफी की बारीकियां। उस वक्त तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये चीज कभी काम आएगी। हाँ, कौन सोच सकता है कि कैलीग्राफी का कंप्यूटर से क्या लेना देना। बिल्कुल। लेकिन फिर 10 साल बाद जब वो और स्टीव वॉजनियाक पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तब ये सारा ज्ञान काम आया। अरे वाह। उन्होंने वो सारी खूबसूरती, वो टाइपोग्राफी की समझ मैक में डाल दी। नतीजा, मैक पहला कंप्यूटर बना जिसमें सुंदर मल्टीपल टाइपफेस थे, प्रोपोर्शनल स्पेसिंग वाले फॉन्ट्स थे। हाँ, उस जमाने के कंप्यूटर फॉन्ट्स तो बड़े बोरिंग और ब्लॉक जैसे होते थे। बिल्कुल, ये तो एक क्रांति जैसा था। जॉब्स मजाक में ये भी कहते हैं कि क्योंकि विंडोज ने मैक को कॉपी किया, तो शायद इसीलिए आज सारे पर्सनल कंप्यूटरों में ये सुंदर फॉन्ट्स हैं। अगर उन्होंने वो क्लास ना की होती तो शायद आज हमारे कंप्यूटर स्क्रीन थोड़े अलग दिखते। हाँ, शायद। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इस पहली कहानी का निचोड़ क्या है? जॉब्स का वो मशहूर कोट है, आप भविष्य में देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल अतीत में देखकर ही जोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। इसका मतलब है कि हमें भरोसा रखना होगा कि आज हम जो भी कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, चाहे वो कितना भी रैंडम लगे, हाँ, या बेकार लगे उस वक्त, हाँ, वो आगे चलकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह जुड़ जाएगा। आपको किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा, अपनी गट फीलिंग पर, अपनी किस्मत पर, कर्म पर, जीवन पर, किसी पर भी।
जॉब्स का मानना था कि इसी भरोसे ने उन्हें मुश्किल समय में भी गाइड किया और उनके जीवन में सारा फर्क पैदा किया। और देखो, परीक्षा के लिहाज से ये कनेक्टिंग द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड वाला जो आइडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये 10th के स्टूडेंट्स को जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल, ये समझाता है कि कैसे हमारे अनुभव अच्छे या बुरे कभी बेकार नहीं जाते, वो बाद में जुड़कर कुछ मतलब बनाते हैं। तो ये हुई पहली कहानी कि कैसे अलग अलग अनुभव जुड़ते हैं, लेकिन उस अनिश्चितता में टिके रहने के लिए शायद जुनून की जरूरत होती है जो हमें आगे बढ़ाए। हाँ बिल्कुल। और शायद यही उनकी दूसरी कहानी का थीम है, प्यार और नुकसान, लव एंड लॉस। ये उस चीज को खोजने के बारे में है जिसे आप सच में करना पसंद करते हैं। हाँ, जॉब्स कहते हैं कि वो लकी थे कि उन्हें जल्दी पता चल गया था कि उन्हें क्या पसंद है। उन्होंने स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल शुरू कर दी थी। और क्या कमाल की शुरुआत थी। 10 साल में ही एप्पल 2 लोगों की गैरेज कंपनी से $2 अरब और 4,000 एम्प्लॉइज वाली बड़ी कंपनी बन गई। बहुत बड़ी। उन्होंने अपना सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मैकिन्टॉश भी लॉन्च कर दिया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। हाँ बिल्कुल। 30 साल की उम्र में उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने खड़ा किया था। ये तो बहुत ही विनाशकारी रहा होगा, न सिर्फ पर्सनली बल्कि पब्लिकली भी। कल्पना करना भी मुश्किल है। पब्लिक फिगर थे वो, लेकिन जैसा होता है ना अक्सर, इस बड़े नुकसान में भी कुछ अच्छा छिपा था। जॉब्स कहते हैं कि निकाले जाने के बाद कुछ महीने तो वो बिल्कुल खोए हुए रहे। समझ आता है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो अभी भी अपने काम से प्यार करते हैं। एप्पल में जो हुआ उससे उनका पैशन कम नहीं हुआ था, तो उन्होंने फैसला किया कि वो फिर से शुरू करेंगे। वाह। वो कहते हैं कि जो सफलता का भारीपन था ना, हैवीनेस और बीइंग सक्सेसफुल, वो चला गया था और एक बिगिनर वाली लेजेरते, वो हल्कापन वापस आ गया था। और वो कहते हैं कि यही उनके जीवन का सबसे क्रिएटिव दौर साबित हुआ। ये तो कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक बड़ी असफलता को अवसर में बदला जा सकता है। तो अगले 5 सालों में क्या हुआ? उन्होंने 2 नई कंपनियां शुरू की, एक थी नेक्स्ट, हाँ, और दूसरी पिक्सार। पिक्सार एनिमेशन वाली। हाँ वही। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और आज तो वो दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और नेक्स्ट का क्या हुआ? और नेक्स्ट, उसका किस्सा और भी मजेदार है। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इसी डील के साथ जॉब्स एप्पल में वापस आ गए। अरे वाह, मतलब घूम फिर के वापस एप्पल में। हाँ, और नेक्स्ट की जो टेक्नोलॉजी थी वही एप्पल के दोबारा उठ खड़े होने का, मतलब रेनेसांस का आधार बनी। और इसी दौरान उनकी मुलाकात लॉरेन से हुई, जिनसे उन्होंने शादी की और उनका एक प्यारा परिवार बना। तो इस कहानी का सबक क्या निकलता है? जॉब्स एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं। कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करती है, विश्वास मत खोइए। मतलब समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। उनका मानना था कि जो चीज उन्हें चलाती रही वो था अपने काम के लिए उनका प्यार। महान काम करने का एकमात्र तरीका है उस काम से प्यार करना जो आप करते हैं। The only way to do great work is to love what you do. ये लाइन तो बहुत मशहूर है। बहुत। और फिर वो कहते हैं, अगर आपको वो अभी तक नहीं मिला है तो खोजते रहिए, समझौता मत कीजिए। If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. जैसे दिल के मामलों में होता है, जब सही चीज मिलती है तो आपको पता चल जाता है। और ये जो बातें हैं, love what you do और don't settle, ये एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। इनको समझना जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ कोट्स नहीं है। और ये भी कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका हो सकता है, जैसे जॉब्स के साथ हुआ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। तो हमने देखा कि अनुभव कैसे जुड़ते हैं और जुनून कैसे मुश्किलों से निकालता है। लेकिन एक और चीज है जो जीवन को एक अलग ही नजरिया देती है, शायद सबसे शक्तिशाली, वो है मौत का एहसास। हाँ। और यही जॉब्स की तीसरी कहानी का विषय है, मृत्यु। हाँ, और ये उनके बहुत ही पर्सनल अनुभव पर आधारित है। भाषण देने से करीबन 1 साल पहले उन्हें कैंसर का पता चला था। हाँ। एक सुबह रूटीन स्कैन हुआ तो उनके पैंक्रियास पर ट्यूमर दिखा। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि ये ऑलमोस्ट सर्टनली उस टाइप का कैंसर है जिसका इलाज नहीं है और उनके पास जीने के लिए शायद 3 से 6 महीने ही बचे हैं। ओह, पैंक्रियाटिक कैंसर तो वैसे भी बहुत खतरनाक माना जाता है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर ने सलाह दी, घर जाओ और अपने सारे काम निपटा लो, मतलब गेट योर अफेयर्स इन ऑर्डर। जो डॉक्टरों का कहने का तरीका होता है कि मरने की तैयारी करो। बिल्कुल। जॉब्स बता दें कि वो पूरा दिन उसी शौक में रहे। उन्होंने सोचा कि अपने बच्चों को वो सारी बातें कैसे बताएं जो वो अगले 10 सालों में बताना चाहते थे। परिवार के लिए चीजें कैसे व्यवस्थित करें, ये सोचना भी कितना मुश्किल है। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर
उसी शाम एक और ट्विस्ट आया। उनकी बायोप्सी हुई, डॉक्टर्स ने एंडोस्कोप से पैंक्रियास से कुछ सेल्स निकाले और जब उन्हें माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला कि ये पैंक्रियाटिक कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का कैंसर था, वेरी रेयर फॉर्म, जो सर्जरी से ठीक हो सकता था। ये तो चमत्कार जैसा है। हाँ, एक मिरेकल ही था। उनकी सर्जरी हुई और वो बच गए। तो मौत को उतनी करीब से देखने का अनुभव, इसने जीवन के प्रति उनके नजरिए को कैसे बदला? इसने उन्हें सिखाया कि मौत को याद रखना, ये जानने में कि जिंदगी में क्या जरूरी है, सबसे ताकतवर टूल है। क्योंकि जब मौत सामने दिखती है ना, तो दूसरों की उम्मीदें, अपना घमंड, शर्मिंदगी का डर, फेल होने का डर, ये सब चीजें एकदम बेकार लगने लगती हैं। हाँ, सब छोटे लगने लगते हैं। बिल्कुल, सिर्फ वही बचता है जो सच में जरूरी है। मौत का ख्याल हमें फालतू चीजों के डर से आजाद करता है। और इसी अनुभव से उनकी वो शायद सबसे फेमस सलाह निकली, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। हाँ, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेज लाइफ। ये लाइन एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पर लाइफ के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। और उन्होंने ये भी कहा कि डॉगमा में मत फंसो। हाँ, डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, विच इज लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। यानी दूसरों के बनाए नियमों या विचारों के गुलाम मत बनो, अपनी सोच रखो। डॉगमा मतलब बिना सोचे समझे दूसरों की मान्यताओं को मान लेना। ये जरूरी पॉइंट है समझना। हाँ, और फिर उन्होंने कहा दूसरों की राय के शोर को, अपनी अंदरूनी आवाज को दबाने मत दो। हाँ, आजकल तो इतना शोर है चारों तरफ, है ना? बिल्कुल। सोशल मीडिया, न्यूज, हाँ, तो अपनी अंदर की आवाज सुनना और जरूरी हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखें। इंट्यूशन। हाँ, इंट्यूशन। हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। मतलब दिल और इंट्यूशन को पता होता है कि आपको सच में क्या बनना है, बाकी सब बाद में आता है। ये तीनों ही संदेश, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा और फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, ये परीक्षा के लिए भी और जीवन के लिए भी याद रखने चाहिए। बिल्कुल, और ये भी कि कैसे मौत का एहसास हमें अपनी प्रायोरिटीज सही करने में मदद करता है। हाँ, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लाइफ छोटी है तो इसे पूरी ईमानदारी और हिम्मत से जीना चाहिए। सही कहा। अच्छा, भाषण के बिल्कुल आखिर में जॉब्स एक पुरानी पब्लिकेशन का जिक्र करते हैं, द होल अर्थ कैटलॉग। हाँ, उनकी जवानी के दिनों की एक आइकॉनिक पब्लिकेशन थी वो, थोड़ी अलग सोच वाली, काउंटर कल्चर टाइप की। उसमें बड़ी काम की चीजें और आइडियाज होती थी। जब वो मैगजीन बंद हुई तो उसके आखिरी इशू के बैक कवर पर एक गांव की सुबह की सड़क की तस्वीर थी और उसके नीचे सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। भूखे रहो, मूर्ख रहो। हाँ, ये उस मैगजीन का फेयरवेल मैसेज था। और यही मैसेज जॉब्स ने स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स को दिया। पर इसका मतलब क्या है? स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। स्टे हंग्री का मतलब है ज्ञान के लिए भूखे रहो, हमेशा और जानने की इच्छा रखो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हें सब पता है, हमेशा सीखते रहो, जिज्ञासु बने रहो। ओके, और स्टे फूलिश? स्टे फूलिश का मतलब ये नहीं कि बेवकूफ बनो, इसका मतलब है कि हमेशा सवाल पूछने की हिम्मत रखो। जो चीजें तय मानी जाती हैं उन्हें चैलेंज करो, नई चीजें ट्राई करने का रिस्क उठाओ, भले ही लोग तुम्हें मूर्ख समझें। अच्छा, ये कुछ वैसा ही है जैसे वो बिगिनर्स माइंड की बात कर रहे थे ना दूसरी कहानी में। मतलब ये मानना कि तुम सब कुछ नहीं जानते और हमेशा सीखने को तैयार हो। मूर्खता का डर तुम्हें कुछ नया करने से ना रोके। तो ये एक तरह से लगातार सीखने और रिस्क लेने की बात है। बिल्कुल। जॉब्स ने कहा कि वो हमेशा अपने लिए यही चाहते रहे हैं और अब वो उन ग्रेजुएट्स के लिए भी यही चाहते हैं। और ये कोट, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, और इसका मतलब ये एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है ना? हाँ हाँ, बहुत जरूरी। ये एक तरह से पूरे भाषण का सार है। क्यूरोसिटी, अपने दिल की सुनने का साहस, फेलियर से न डरना और हमेशा सीखते रहना, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये थी स्टीव जॉब्स के स्टैनफोर्ड भाषण, कनेक्टिंग द डॉट्स पर हमारी चर्चा। और जैसा हमने कहा, ये 10वीं कक्षा के अंग्रेजी सिलेबस का एक अहम हिस्सा भी है। हमने कोशिश की उनकी 3 कहानियों और उनसे निकले सबकों को समझने की। तो अगर संक्षेप में कहें, मुख्य बातें क्या रहीं? पहले अपने अतीत के अनुभव पर भरोसा रखें, वो भविष्य में जरूर जुड़ेंगे। कनेक्टिंग द डॉट्स, लुकिंग बैकवर्ड। दूसरी, वो काम ढूंढे और करें जिससे आप सच में प्यार करते हैं और उसमें समझौता न करें। लव व्हाट यू डू, डोंट सेटल। तीसरी, याद रखें कि आपका समय सीमित है,
इसलिए दूसरों की सोच या नियमों में फंसने के बजाय अपने दिल और अपनी अंदरूनी आवाज, अपनी इंट्यूशन की सुने। योर टाइम इज लिमिटेड, फॉलो योर हार्ट इन इंट्यूशन। और आखिर में हमेशा सीखने के लिए भूखे रहें और सवाल पूछने या नई चीजें आजमाने में हिचकिचाए नहीं। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये सारे पॉइंट्स एसएससी एग्जाम के लिए भी बहुत काम के हैं। उम्मीद है कि इस बातचीत से 10वीं के स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझने और परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। हमने कोशिश की है कि सिर्फ कहानी न बताएं, बल्कि उसके पीछे का मतलब और एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वो भी बताएं। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जॉब्स ने दिल और इंट्यूशन को सुनने पर इतना जोर दिया। हाँ, आज की दुनिया में जहां इतनी सारी बाहरी आवाजें हैं, सोशल मीडिया, खबरें, दूसरों की राय, ऐसे में कोई अपनी अंदरूनी आवाज को पहचाने कैसे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ी चुनौती, उसे पहचानने के बाद उस पर अमल करने का साहस कहां से लाए? ये कुछ ऐसा है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।